Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the next topic, that is assessing member functions inside the class and outside the class, or we can say mainly we will discuss the defining functions either inside the class or outside the class. So let's start with the topic. So first I hope in the earlier lectures you are clear about what do you mean by a function. It is a set of statements that perform a particular task. सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कुछ एक जो निश्चित काम है, मतलब जो आपने एक पर्टिकुलर उसको टास्क दे दिया कि वो यही काम करेगा, तो उसे हम बोल देते हैं फंक्शंस. ठीक है, इसका ये कोई पर्टिकुलर एक ही एक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो फंक्शन में हमने पहले स्टडी किया था कि इसकी दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है डिक्लेरेशन, जिसको हम प्रोटोटाइप भी बोल देते हैं, एंड देन इट हैज़ अ डेफिनेशन. ठीक है, तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं. दो चीज़ें होती हैं किसी भी फंक्शन को जब आपने यूज़ करना था. सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, देन यू हैव टू डिफ़ाइन इट, एंड एट लास्ट यू हैव टू कॉल इट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. तो प्रोटोटाइप में क्या होता है कि आप सिर्फ बताते हो फंक्शन की रिटर्न टाइप, देन स्पेस फंक्शन का नाम, देन पैरामीटर्स जो उसने रिसीव करने हैं. ठीक है, और पैरामीटर्स की टाइप हो सकती है. लास्ट में आप सेमीकोलन डाल देते हो. ठीक है, और डेफिनेशन के केस में क्या होता है, यू राइट द रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, देन आर्ग्यूमेंट्स जो आप पास करते हो, उसके बाद आप बॉडी लगा देते हो. इसमें आप कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो लिख देते हो. तो आपने सिंपली याद कैसे रखना होता है कि इन केस आपकी ये बॉडी अगर लगी हुई है कि मतलब फंक्शन एक्चुअल में कर क्या रहा है, अगर वो चीज़ें हमें क्लियर होती हैं तो इट मीन्स वी आर डीलिंग विद द डेफिनेशन. हम डेफिनेशन के साथ डील कर रहे हैं. अगर हमें ये पता चलता है कि फंक्शन कर क्या रहा है, और पता कब चलेगा कि वो फंक्शन कर क्या रहा है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, दिस ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक अटैच है तभी आप बोल सकते हो कि आपका जो फंक्शन है उसे आपने डिफ़ाइन किया. अगर आप डिक्लेरेशन की बात करते हो, डिक्लेरेशन में हमें पता क्या चलता है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, वो रिटर्न क्या करेगा, उसका नाम क्या है, और वो क्या रिसीव करेगा, और लास्ट में सेमीकोलन होता है. इसमें हमें ये नहीं कभी पता चलता कि फंक्शन काम क्या करेगा, उसमें एक्चुअल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हैं. ठीक है, तीसरा केस कई बार ऐसा होता है कि आप डिक्लेयर नहीं करते फंक्शन को, सीधी आप रिटर्न टाइप और उसके बाद फंक्शन नेम लिख के यहाँ पे सीधे पैरामीटर्स लिख के और बॉडी लिख देते हो. आप पहले इसको डिक्लेयर नहीं करते. तो उस केस में कंपाइलर क्या देखता है कि ये डेफिनेशन है, इससे ऊपर कोई प्रोटोटाइप आपने डिक्लेयर तो नहीं किया होगा. अगर उसने कोई डिक्लेयर आपने नहीं किया तो इसी को वो डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों चीज़ें इसी को कंसीडर कर लेता है. ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफाइन फंक्शन इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास. कि आपको फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर करना है, डिफ़ाइन करना है, सॉरी, इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास. तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ फंक्शन को इनसाइड द क्लास ही डिफ़ाइन किया है, हमने आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन नहीं किया है अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं. तो मैं पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे हम ले रहे थे क्लास स्टूडेंट, कोई हम एक क्लास ले रहे थे, इसमें हमने कुछ रोल नंबर वगैरह कुछ भी लिखा हुआ था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे पब्लिक लिखते थे, यहाँ पे हम सीधा ऐसे लिख रहे थे वॉइड रीड या एंटर, यहाँ पे ये चीज़ हम कर रहे थे अभी तक. तो इसका मतलब क्या है कि आप डेफिनेशन और डिक्लेरेशन इकट्ठा काम कर रहे थे. डिक्लेयर प्लस डिफ़ाइन आप कर रहे थे, और डिफ़ाइन कहाँ कर रहे थे आप, इनसाइड द क्लास, क्योंकि आप क्लास के क्या हो, अंदर, इस ब्रेस के अंदर हो. तो इट मीन्स यू आर डिफाइनिंग योर फंक्शंस इनसाइड द क्लास. तो अब हम चाहते क्या हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, क्योंकि इनसाइड तो आप बहुत बार कर चुके हो. अब इनसाइड में एक इसमें कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है इनलाइन, वो मैं आपको समझाता हूँ बाद में. ठीक है, फिलहाल के लिए आप याद रख लो कि अगर फंक्शन को आप इनसाइड डिफाइन करते हो तो उनको क्या कंसीडर किया जाता है, इनलाइन. ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड में हम क्या करना चाहते हैं कि यही जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है आपका रीड, तो इसको आप क्या करो, डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमने रिटर्न टाइप बतानी है। रिटर्न टाइप होगी वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नाम हो गया रीड, रिसीव भी कुछ नहीं करेगा, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। तो अब यहाँ पे ये क्लास बंद हो गई। तो अब आप इसको डिफाइन क्या करना चाहते हो, बाहर। तो बाहर जब आप लिखोगे वॉइड रीड, तो इसके साथ आप जब बॉडी लगा दोगे तो आपने बाहर डिफाइन कर दिया, और सिस्टम क्या दिखेगा कि इसको अब आपने डिक्लेयर कहाँ किया है। ठीक है, इस केस में इसको जो है, क्योंकि हमारा जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम यहाँ पे ग्लोबल टाइप्स को जो है सिर्फ यहाँ पे वॉइड मेन से पहले ग्लोबल जो आपकी वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं उनको आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था प्रोग्राम का, तो उसमें क्या लिखा था कि लास्ट में जो है यहाँ पे यूज़र डिफाइंड सेक्शन होता था आपका, यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेक्शन आपका लास्ट में होता था। ठीक है, तो यानी कि आपको डेफिनेशंस कहाँ अलाउड है, यहाँ पे फंक्शंस देने की। तो इट मीन्स ये वाला कोई जो नॉर्मल फंक्शन तो है नहीं, जो रीड है ये आपका नॉर्मल फंक्शन तो है नहीं, ये किसको बिलोंग करता है, किसी क्लास को, स्टूडेंट क्लास को। ठीक है, तो अभी हमें कंपाइलर को क्या बताना पड़ेगा कि ये वाला जो फंक्शन है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन, इट इज़ अ फंक्शन दैट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर क्लास, सो इट शुड बी कंसिडर्ड ओवर हेयर, कि आप इसको यहीं पे कंसिडर करो इसकी डेफिनेशन को। वैसे तो हमने बोला कि आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन लास्ट में डिफाइन किए जाते हैं, पर ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही ये किसी क्लास का फंक्शन है, तो इसको आप यहीं पे कंसिडर करो। पर अभी कंपाइलर इसको क्या कंसिडर कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन भी ऐसी होती है कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसके पैरामीटर्स। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये वाला फंक्शन क्लास को बिलोंग करता है, उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है स्पेशल, उसे हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। डबल कॉलम्स लगाओगे तो इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का नाम से क्लियर है कि ये क्या किसको क्लियर करता है, स्कोप को रिजॉल्व करता है, स्कोप के इशू को रिजॉल्व करता है। स्कोप मतलब आप कहाँ तक आपका दायरा है, ठीक है, आप किसको बिलोंग करते हो। तो स्कोप को रिजॉल्व करने वाले ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर हम लगाएंगे, इसके आगे हम लिखेंगे क्लास का नाम, यानी कि हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। तो वॉइड स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन रीड, तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाला रीड जो है ये किसको बिलोंग करता है, स्टूडेंट क्लास को। तो ये कंपाइलर अब यहाँ पे एरर नहीं देगा, वो इसको जो है कंसीडर कर लेगा। तो आपका सिंटेक्स क्या बना, आपका सिंटेक्स बना, जब आपने आउटसाइड फंक्शन को डिफाइन करना है तो आपने क्या बताना है, रिटर्न टाइप, देन आपने क्लास नेम लिखना है, देन आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है और उसके आर्गूमेंट्स जो हैं यहाँ पे लिख के आपने बॉडी को जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है कि जब आपने फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिफाइन करना है, इन दैट केस यू नीड टू मेक यूज़ ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना है। वाई वी आर यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू टेल दैट दिस फंक्शन बिलोंग्स टू विच क्लास, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ये हम बता देते हैं। अदरवाइज द कंपाइलर विल टेक इट एज अ नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन एंड इट वॉन्ट अलाउ यू टू डिफाइन द फंक्शन अबव मेन फंक्शन, इट विल ओनली अलाउ यू टू डिफाइन अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन आउटसाइड द आफ्टर द मेन फंक्शन। वो मेन फंक्शन के बाद ही आपको जो है वो डिफाइन करने देगा, पहले डिफाइन करने नहीं देगा। ठीक है, तो जब आप फंक्शन को इनसाइड क्लास डिफाइन करते हो तो नॉर्मली आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इकट्ठी कर देते हो, और जब आप आउटसाइड करते हो तो आप डिक्लेयर फंक्शन को इनसाइड करते हो पर डिफाइन कहाँ कर रहे हो, आउटसाइड। तो अब हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट के बारे में बात करनी थी, इनलाइन। तो जो फंक्शन इनसाइड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं, और जो आउटसाइड फंक्शन आप डिफाइन करते हो, आउटसाइड डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन नहीं होते। ठीक है, तो आप इनलाइन को बना सकते हो मैन्युअली, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे ये वाले जो हैं ये इनलाइन होते हैं। अब इनलाइन से क्या मतलब है, ये इनलाइन से मतलब ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो उसका जो कंट्रोल है वो उसकी बॉडी पे चला जाता है। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी क्लास है, यहाँ पे कुछ ए लिख दिया,
इसमें आपने कुछ फंक्शन ले लिया void रीड, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ऐसे कुछ लिख दिया। तो यहाँ पे भी मेन फंक्शन आ गया आपका, मेन में आपने ए का कोई ऑब्जेक्ट बना लिया। तो मैं ऑब्जेक्ट के साथ अभी क्या कर रहा हूँ, रीड को कॉल मैंने मान लो की, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट 1 के साथ रीड को कॉल की, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट 3 के साथ रीड को कॉल की, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट 4 को रीड के कॉल की, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब रीड को यहाँ पे कॉल हुई तो कंट्रोल चला गया यहाँ पे, ठीक है। जब ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट हुई उसके बाद वापस यहाँ पे आया, फिर रीड को कॉल किया, फिर कंट्रोल पीछे गया, फिर यहीं पे वापस आ गया, फिर ऑब्जेक्ट 3 के साथ रीड को कॉल किया, फिर कंट्रोल यहाँ पे गया तो यहाँ पे फिर वापस आ गया। और जब रीड ऑब्जेक्ट 4 के साथ रीड को कॉल किया तो फिर आपका कंट्रोल ऐसे कंट्रोल जो है आता जाता रहता है, ठीक है। तो जब भी आप कॉल करते हो फंक्शन को तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, उसके डेफिनेशन पे। तो ये क्या है, कंट्रोल को बार बार स्विच करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो टाइम है तो वो थोड़ा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप कंट्रोल को बार बार स्विच कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप जब भी रीड को कॉल करो तो ये जो रीड की डेफिनेशन है या उसका सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है यहीं पे आ जाए, इसकी भी यहीं पे आ जाए, इसकी भी यहीं पे आ जाए और इसकी भी यहीं पे आ जाए। तो मतलब क्या है, जो रीड के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, मतलब जो फंक्शन को कॉल किया है, जिस फंक्शन को कॉल किया है उसकी स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल भेजने की बजाय स्टेटमेंट्स को यहीं उठा के ले आओ, ठीक है। द कॉल टू अ फंक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द बॉडी ऑफ द फंक्शन। मतलब जब आप कॉल करो तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको ही आप पूरी की पूरी बॉडी के साथ रिप्लेस कर दो, बजाय कि आप बार बार कंट्रोल भेजो, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में क्या है कि मान लीजिए आपको टीचर ने लाइब्रेरी में भेज दिया कि वहाँ पे एक अलमीरा पड़ी है, वहाँ से एक बुक लेके आपको आनी है, तो आप एक बुक वहाँ से उठा के ले आए, ठीक है। अभी जब आप टीचर के पास आए तो टीचर दोबारा बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, कोई और बुक लेके और बुक चाहिए, तो आप उसने कोई और बुक लेने भेज दिया, आप फिर वहाँ से अलमीरा से बुक उठा के ले आए। तीसरी बार फिर आपको भेजा, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी, जब आपको बार बार भेजोगे तो आप लास्ट में मतलब कहोगे कि आप वो यही बोलोगे कि आप बार बार मुझे भेज रहे हो, इससे अच्छा है कि मैं अलमीरा ही उठा के यहाँ पे रख दूँ, जो आपको चाहिए रख लो, जो बुक आपको लेनी है ले आओ। तो आपने क्या किया, आपने बजाय कि जब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, आप उसके कोड को ढूंढने लाइब्रेरी में जा रहे थे, आपने क्या किया, उस लाइब्रेरी को उठा के, उस अलमीरा को उठा के आपके पास रख दिया कि जो चाहिए यहाँ से खुद ही निकाल लो, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपका यहाँ पे ये इनलाइन फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, ये काम करता है, ठीक है। तो अब इनलाइन जो आपके फंक्शंस को हम इनसाइड डिफाइन करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं, और जो आउटसाइड होते हैं उनको हम इनलाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको इनलाइन बनाने के लिए उसके आगे सिर्फ इनलाइन लिखना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। और जब आप इनलाइन लिखते हो तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, ये आपके कंपाइलर को एक सिर्फ रिक्वेस्ट होती है, ये कभी ऑर्डर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, ठीक है। रिक्वेस्ट और ऑर्डर में क्या, रिक्वेस्ट मतलब आपने किसी से रिक्वेस्ट किया आप ये काम कर दो, अगर उसको फिजिबल लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। ऑर्डर के केस में क्या है, आपने जो बोल दिया उसको करना ही पड़ेगा। तो इनलाइन क्या होती है, हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है। अब क्यों होती है, देखिए अब यहाँ पे तो एक लाइन है, तो जब आपने कंट्रोल पास किया तो यहाँ पे जा रहा है, तो इट मीन्स आपका जो लाइन ऑफ कोड है, लाइन ऑफ कोड यानी कि आपका फिक्स रहता है इन केस ऑफ जहाँ पे इनलाइन नहीं है। तो जब आप इनलाइन लिख दोगे तो उस केस में क्या होगा, लाइन ऑफ कोड इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, जब आपका कंपाइलर कंपाइल करेगा और ये चेक करेगा कि ये आपने इनलाइन कॉल्स किए हैं तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ इसको रिप्लेस कर देगा। तो उस केस में क्या बढ़ेगी, आपकी लाइन ऑफ कोड जो है वो इंक्रीज़ होगा, और जो मेमोरी है वो भी आपकी ज़्यादा यूज़ होगी, मेमोरी यूजेज भी आपका इंक्रीज़ होगा। तो अगर आपके सिस्टम के पास उतनी मेमोरी अवेलेबल है जितनी आप कॉल कर रहे हो तो आपको जो है इनलाइन की रिक्वेस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो अब क्या है, जैसे हमने एक बार, अगर आपको याद होता, हमने एक बार फॉर लूप जब लगाई थी तो एरे के केस में तो हमने उसने वार्निंग दी थी कि आप फॉर लूप को यहाँ पे लगा रहे हो, उसका फॉर लूप को आप जो है अपने फंक्शन के अंदर लगा रहे हो। तो उसका क्यों रीज़न था, क्योंकि फॉर लूप 10 बार चल रही थी, तो वो क्या हुआ, 10 बार वो कोड वहाँ पे पेस्ट हो गया था, ठीक है। तो इसलिए वो वार्निंग दे रहा था कि आपकी मेमोरी यूजेज ज़्यादा है, आप इनलाइन ले रहे हो, तो बेटर है कि आप इसको इनलाइन ना लो। तो उसको इनलाइन ना लेने का क्या तरीका था कि आप फंक्शन को बाहर जो है डिफ़ाइन कर देते, तो वो इनलाइन नहीं रहता, ठीक है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अभी मैं जो है आपको इसका प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली बना के दिखा देता हूँ।
So it will help you in understanding the whole concept. तो मैंने अभी C++ का IDE जो है अभी ओपन कर लिया है, तो मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा, मैं एक न्यू फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला था कि हम पहले ही फ़ाइल को सेव कर लेते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए, तो मैं यहाँ पे BA BSc फ़ोल्डर मैंने बना रखा है ताकि मुझे पता रहे कि मेरे सारे प्रोग्राम जो हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो BA BSc के अंडर हैं। तो अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिफ़ाइन आउटसाइड, ठीक है, कि हमने आउटसाइड या आउट डिफ़ाइन करते हैं कि हम आउटसाइड जो है डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन को। तो ये हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी प्रोग्राम हमें क्या बनाना है, हम पहले वो थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूजेज डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ टू डिफ़ाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो हम ये कमेंट्स इसलिए देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं। अदरवाइज़ हमें जो कल को जब आप प्रोग्राम देखोगे तो आपको जो है पूरा कोड देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पहली लाइन से ही क्लियर हो जाता है कि आप क्या कर रहे थे। तो iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। अब इसके बाद हम क्लास A हमने सिंपल सी क्लास ले ली। अब मैं ये इसको सिंपलेस्ट प्रोग्राम रखूँगा। सिंपलेस्ट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि अभी आपको सिर्फ शो क्या करना है यहाँ पे कि आपको फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिफाइन करना है। तो मुझे कोई भी जो है वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप एग्जांपल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया जाता है तो आपको एज इट इज़ ही बनाना है। अगर आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है तो कोशिश करिए कम से कम छोटी से छोटी लाइन ऑफ कोड आप लिखिए ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे, आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपका जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाए। तो हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है कि हमें सिर्फ फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिफाइन करना है। तो सिंटेक्स क्या था, उसको अंदर जो है डिक्लेयर करना है। तो वॉइड, मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ शो या ABC लिख देता हूँ इस बार, ठीक है। फंक्शन का नाम ABC रख दिया। कुछ मुझे उससे रिटर्न नहीं कराना, कुछ मुझे उसे भेजना नहीं है, तो मैंने सेमीकोलन लगा के इसको कर दिया ख़त्म, ठीक है। अब जिस फंक्शन को आपने आउटसाइड डिफाइन करना है वो आपका जो है प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हम पब्लिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फंक्शन को कॉल करनी है। तो जो जिसको कॉल करनी है, कॉल हम करेंगे आउटसाइड द क्लास, तो इसलिए हम उसे पब्लिक ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट भी लिख दोगे तो फंक्शन की को आउटसाइड डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी उसकी कॉलिंग के टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन लिया है ABC। तो अभी मैं इसको वॉइड ABC सिंपल लिख रहा हूँ मैं। अभी इसमें इसको अभी सिंटेक्स क्या था, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, उसके बाद एरर देख लेंगे। वॉइड आपने क्लास A लिख दी। ABC अभी किसको बिलोंग करता है, क्लास A को, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना था, स्कोप रेजोल्यूशन। तो 2 बार आपने जो है कॉलन डालना है। अब यहाँ पे लिख दो सिंपल सा मैसेज, एक सी आउट, सिंपल सा एक मैसेज लिख देना है कि दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के आपने इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद वॉइड मेन, यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन लगा दिया और A का एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट के साथ हमने जो है ABC फंक्शन को जो है कॉल कर लिया, गेच लगा लिया ताकि प्रोग्राम हमारी की प्रेस की वेट करे। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम सीधा रन कर लेते हैं। तो इसने क्या बोल दिया, दिस फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड क्लास। तो ये था आपका सिंपलेस्ट प्रोग्राम दैट यू क्रिएट ओनली टू गिव एन एग्जांपल इन अ एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो अब अगर आप इतना छोटा सा प्रोग्राम बनाओगे तो जो रीड आउट कर रहा है उसको भी आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। उसको भी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको ये भी क्लियर हो जाएगा कि यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट्स, ठीक है। अगर आप
प्रोग्राम्स को रट्टा मारोगे तो आपको भी एग्ज़ाम में सारे याद करने मुश्किल हो जाएंगे, और जो चेक करने वाला है उसको भी बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड जो है वो पढ़ना पड़ता है, तो उसमें जितना लाइन ऑफ कोड ज़्यादा लिखोगे तो उसमें उतनी गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको देखिए यहाँ से ए को डिलीट करके मैं इसको दोबारा रन करके बताता हूँ। तो देखिए एरर क्या आता है। तो अभी एरर आ गया एक अनडिफाइंड सिंबल ABC's मॉड्यूल, ठीक है। नीचे आप एरर देखिए, एरर ये बता रहा है कि ABC आपने अंदर डिक्लेयर किया था। अब ये एरर इसने और तरह का कुछ दे दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर क्या दे रहा है कि आपने ABC अंदर डिक्लेयर तो किया था पर उसको डिफ़ाइन कहीं नहीं किया, तो प्लीज़ उसको डिफ़ाइन कीजिए, ठीक है। तो ये लिंकर एरर जो है इस टाइम आ गया, तो ये एरर यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आप इसको इस तरह अगर रखोगे तो ये अभी एरर नहीं देगा। दूसरा जो मैंने इनलाइन की बात की है, तो इनलाइन का एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने याद रखना है। इनलाइन का कभी भी एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस में पड़ता है, आपके जो है एग्जीक्यूशन स्पीड पे, मतलब यूज़र को कुछ नहीं पता चलेगा। एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता का मतलब क्या है कि यूज़र को कुछ जो एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा दिखाई देगा, वो सिर्फ स्पीड में दिखाई देगा। और वो भी आपका अगर कोड बहुत बड़ा है तब आपको जो है डिफरेंस पता चलेगा कि वो उसने कितने सेकंड में जो है वो एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, अदरवाइज़ वो भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी इनलाइन हो गया। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक लूप लगा रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमें ये एक मैसेज देगा फॉर A = 0 A < 10। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको कोडिंग के साथ थोड़ा सा यूज़ टू करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर रन करूँगा, पहले मैं इसको कंपाइल करूँगा, अभी रन नहीं करूँगा, सिंपली मैं इसको पहले कंपाइल करूँगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखिए, सॉरी अभी ये तो एरर कुछ और दे रहा है, इसको ये बैकस्पेस करनी पड़ेगी। अभी इसको हम अब सेव कर लेते हैं, और ये अब देखिए वार्निंग आई अब। तो अब वार्निंग देखिए आप क्या, फंक्शन कंटेनिंग फॉर आर नॉट एक्सपेंडेड इन लाइन। आप यहाँ पे जो है इसको अगर स्टडी करोगे तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन कंटेनिंग फॉर आर नॉट एक्सपेंडेड इन लाइन, यानी कि एक्सपेंडेड क्या होता है, फैलाना, कि इनको हम इनलाइन एक्सपेंडेड नहीं कर सकते क्योंकि आपने फॉर का यूज़ किया है। तो जब फॉर का यूज़ किया है तो अभी वो 10 बार कोड लिखना पड़ेगा, तो वो 10 बार कोड लिखने का इच्छुक नहीं है, ठीक है। तो उसने वार्निंग दे दी कि मैं इसको इनलाइन नहीं रखूँगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इनलाइन हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है। तो उसने क्या कि इसको वो इनलाइन नहीं रखेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर वो इसको इनलाइन की तरह एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो नॉर्मल फंक्शन की तरह इसको एग्जीक्यूट कर देगा। आप इसको रन करके भी देख लो तो ये रन हो जाएगा, ये 10 बार उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो आई होप दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू कि आपको फंक्शन को इनसाइड कैसे यूज़ करना है, आउटसाइड कैसे यूज़ करना है, इनलाइन का क्या मतलब है, स्कोप रेजोल्यूशन का क्या मतलब है। इन केस यू फेस एन इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।